स्वागत है। मैं भविष्य कुमार आपका इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो है आपका स्वागत करता हूँ। आज काफ़ी टाइम बाद जो है हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ने का मौका मिला है। आज हमारा जो टॉपिक जो रहेगा वो कंपनी से रिलेटेड रहेगा। अकाउंट का एक चैप्टर है 12th कॉमर्स के अंदर, कंपनी लेके अंशों और ऋण पत्रों का निर्गमन। कंपनी के बारे में थोड़ी सी थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कंपनी क्या है, कंपनी कितने प्रकार की होती है, अंश क्या होते हैं, अंशों के प्रकार क्या होते हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं, धीरे धीरे हम करके एक ही टॉपिक वाइज पढ़ते हैं कि कंपनी को क्या जो है। एक तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, लगभग जो है बोर्ड के अंदर जो है 12 नंबर के सवाल जो है इससे आते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम जो है वो नज़दीकी है, स्थगित की है परीक्षा। इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा जरूर होगी। आइए हम जानते हैं सबसे पहले कंपनी का अर्थ। कंपनी का अर्थ है कंपनी, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। तो कंपनी का अर्थ है कम प्लस पेनी, साथ साथ रोटी खाना। एक साधारण सा अर्थ है इसका, साथ साथ रोटी खाना, ये कंपनी का अर्थ है। कंपनी देना, हम बोलते भी है कि मुझे उसकी कंपनी चाहिए। कंपनी का मतलब साथ साथ रोटी खाने से होता है। हमारे इसके अंदर जो है अर्थ जो है इसका वो ये है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित, कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, यानी कि सजीव नहीं है, हाथी पीती नहीं है, इसलिए कृत्रिम व्यक्ति है। जिनका अपने सदस्यों से, जिनका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। इसकी सार्वमुद्रा होती है, इसकी अलग से सार्वमुद्रा, कॉमन से सार्वमुद्रा मुद्रा होती है। कंपनी, सबसे पहले क्या पॉइंट है, कंपनी विधान द्वारा यानी कानून द्वारा निर्मित जो है वो कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका अपने सदस्य यानी कि शेयर होल्डर से उनका अस्तित्व जो है वो अलग रहता है, पृथक रहता है। उसके अलग से सार्वमुद्रा होती है, यानी कंपनी जो भी डील करती है उसके ऊपर होती, उस पर कॉमन से उस कंपनी की लगी हुई होती है, तभी हम कंपनी को जो है वो किसी भी कारण उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। सार्वमुद्रा होती है वो एक शाश्वत उत्तराधिकार होती है, शाश्वत उत्तराधिकार। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी का निर्माण कानून के द्वारा होता है और कानून ही उसका अंत कर सकता है, शाश्वत उत्तराधिकार। यानी सदस्य के आने और जाने से जो है वो कंपनी का समापन नहीं हो सकता, सदस्य आते रहेंगे जाते रहेंगे। शाश्वत उत्तराधिकार मतलब कंपनी का निर्माण कानून के द्वारा होता है और कानून इसको समाप्त कर सकता है। दूसरी बात ये आता है कि प्रश्न ये आता है एग्जाम में कि कंपनी अधिनियम कौन सा बना हुआ था। समय समय पर कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वो संशोधन हुआ था। जैसे कंपनी अधिनियम 1956 बना हुआ है, अभी कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार, 220 के अनुसार 2 और 20 इसके अंदर सब सेक्शन है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी का मतलब ये होता है कि इस अधिनियम यानी कि 2013 का जो अधिनियम बना हुआ ये या इससे पूर्व के किसी भी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी से है, ये कंपनी का अर्थ है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी से तात्पर्य कंपनी इस अधिनियम यानी इस अधिनियम का मतलब कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्व के किसी भी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी से, पूर्व के किसी भी अधिनियम पंजीकृत कंपनी से, पंजीकृत कंपनी से है, ये कंपनी का अर्थ है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि कंपनी के प्रकार, मोटा मोटी जो प्रश्न आता है कंपनी के प्रकार के बारे में। कंपनी के प्रकार को भी देखा जाए तो हम 3 भागों में बांटते हैं इसको एक बार। सबसे पहले कंपनी जो है वो ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी हम इसको बोल सकते हैं एकल स्वामित्व वाली कंपनी, एकल स्वामित्व कंपनी, जिसका एक ही संचालक होता है।
जिसका संचालक जो है वो एक ही होता है, सदस्य एक ही होता है, उसको वन पर्सन कंपनी कहते हैं, ओपीसी। दूसरा है प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी। प्राइवेट कंपनी यानी कि निजी कंपनी। अब निजी कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। एक होती है पब्लिक कंपनी यानी कि सार्वजनिक कंपनी। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राइवेट कंपनी, प्रश्न यहां से आता है कि प्राइवेट कंपनी और सार्वजनिक कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर ये कि प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी जिसकी पदक पूंजी जो है यानी कि इसकी कुल पूंजी जो है, पदक पूंजी, चुकता पूंजी जो है वो 1 लाख या इससे अधिक, या इससे अधिक। निजी कंपनी वे कंपनी होती है जिसकी पूंजी जो है 1 लाख या उससे अधिक से होती है। निजी कंपनी का अपने को स्थापना करने अपने पास कम से कम जो है वो 1 लाख रुपए या उससे अधिक की पूंजी हमारे पास होनी चाहिए। पब्लिक कंपनी खोलने के लिए 5 लाख रुपए या उससे अधिक चाहिए। निजी कंपनी में 1 लाख है, पब्लिक कंपनी यानी कि सार्वजनिक कंपनी में जो है वो 5 लाख की जो है क्या होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, 5 लाख या उससे अधिक। दूसरा पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि निजी कंपनी में सदस्यों की जो संख्या है, सदस्यों की संख्या, देखो प्रश्न आता है कि निजी कंपनियों में न्यूनतम सदस्यों की संख्या या अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या होती है। तो आंसर इसका ये रहेगा, न्यूनतम सदस्य संख्या 2 है। कितनी है? 2। अधिकतम इसमें 200 कर दी है। कितनी कर दी है? अधिकतम सदस्य संख्या जो है 200 है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, बोर्ड के अंदर 1 नंबर का प्रश्न आता है कि निजी कंपनी के न्यूनतम सदस्यों की संख्या वो अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या होती है। तो हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि न्यूनतम सदस्य यानी कि निजी कंपनी खोलनी है तो हमारे पास निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वो 2 होनी चाहिए। अधिकतम जो है वो संख्या जो है वो 200 है। इससे पहले जो अधिनियम बना हुआ था 1954 उसमें 50 तक सीमित थी, अभी 200 कर दिया गया। कितनी गई है अधिकतम सदस्य संख्या? 200। सार्वजनिक कंपनी की अगर बात करें अगर सदस्यों की संख्या के बारे में, तो न्यूनतम सदस्य संख्या जो है, न्यूनतम सदस्य संख्या 7 चाहिए, 7। और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, यहाँ पे अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, इसका ध्यान रखना। तो प्रश्न बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि न्यूनतम सदस्य संख्या निजी कंपनी के अंदर 2, पब्लिक कंपनी के अंदर 7। न्यूनतम प्राइवेट कंपनी के अंदर जो है वो अधिकतम सदस्य संख्या 200 और पब्लिक कंपनी के अंदर अधिकतम संख्या जो है वो कोई सीमा नहीं है, कितनी भी संख्या आप रख सकते हैं, ये ध्यान। लेकिन न्यूनतम की सीमा है 7 चाहिए, कम से कम कितना चाहिए? 7। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। फिर हम बात कर सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने नाम के अंत में, अब चूंकि प्राइवेट कंपनी है पहचान कैसे करोगे, तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। तो हमको मालूम करने के लिए एक ही शब्द है, अगर किसी भी कंपनी के पीछे पीवीटी का मतलब प्राइवेट लिमिटेड शब्द अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो प्राइवेट कंपनी यानी कि निजी कंपनी को अपने नाम के अंत के साथ जो है प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। और पब्लिक कंपनी के लिए जो है वो केवल लिमिटेड शब्द का यूज किया जाता है, एलटीडी या लिमिटेड शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह ध्यान रखना। तो प्रश्न के यहाँ से भी मैंने तो ध्यान रखना है कि निजी कंपनी अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाती है और पब्लिक कंपनी जो है वो हमारे नाम के अंत में जो है वो लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। और अंतर अगर जानना चाहिए तो हम देख सकते हैं कि निजी कंपनी जनता को शेयरों को खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं करती, क्योंकि ये निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जनता को शेयरों को खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं करती है। मेरे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये जनता को आमंत्रित नहीं करती है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे निजी कंपनी जनता को शेयरों को खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं करती है, पब्लिक कंपनी जनता को आमंत्रित करती है, ये ध्यान रखना। तो प्रश्न बनता है निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर क्या बताइए। तो निजी कंपनी की पदक पूंजी जो है वो 1 लाख रुपए या उससे अधिक होनी चाहिए। सार्वजनिक कंपनी पब्लिक कंपनी की जो पूंजी जो है वो हमारी 5 लाख होनी चाहिए। फिर प्रश्न आता है निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 होनी चाहिए, अधिकतम 200 है। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वो 7 है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। निजी कंपनी अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है, पब्लिक कंपनी जो है वो लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। दूसरा ये नेक्स्ट जो है कि निजी कंपनी जनता को शेयरों को खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं करती है और पब्लिक कंपनी जो है वो जनता को शेयरों को खरीदने के लिए आमंत्रित करती है। तो ये हमारा जो था कंपनी और कंपनी के प्रकार के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, इसको पढ़ना है। दूसरा प्रश्न ये बनता है अंशों के प्रकार के संबंध। देखो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ज्यादा हमने जानकारी जो है वो ऑफलाइन क्लासेस में की है
अपने को जानकारी करनी कहाँ से प्रश्न बनता है, इसकी ध्यान रखना। चलिए अब अंशों के प्रकार। प्रश्न आता है कि अंश के कितने प्रकार है। अंश का मतलब होता है शेयर। क्या होता है? शेयर कंपनी की पूंजी का छोटा से छोटा जो हिस्सा जो कहलाता है, छोटा पूंजी का छोटा टुकड़ा, पूंजी का छोटा से छोटा टुकड़ा, छोटे से छोटा टुकड़ा, छोटे से छोटा टुकड़ा बोल सकते हैं, वो क्या कहलाता है? अंश। दो प्रकार की बात है। एक तो मैं लिखता हूं पूर्वाधिकार अंश, एक तो मैं लिखता हूं पूर्वाधिकार अंश, एक तो मैं लिखता हूं क्षमता अंश। चलिए एक बार बात करते हैं कि पूर्वाधिकार अंश का एक और नाम है अधिमान अंश। दोनों एक ही है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। और क्षमता अंश को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विटी शेयर। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर। क्या होता है दोनों के बारे में? दोनों का अंतर पूछता है कि सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में। पूर्वाधिकार, पूर्व है अधिकार, अधिमान अंश, अधिक है मान। आपको बताया भी था पहले मैंने कि अधिमान का मतलब जो है जिनका मान अधिक होता है, जिनका मान जो है अधिक होता है। एक प्रकार से हम इसको अपनी भाषा में बोले तो ये कंपनी के जमाई है। क्या है? जमाई। जमाई की आपको पता ही, हमारे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो है वो जमाई को किस प्रकार से खातिर की जाती है, तो मालूम। ये जो है क्षमता अंश जो है वो मालिक है, एक प्रकार से घर का मालिक। और घर का मालिक की स्थिति तो कैसी होती है? सारा काम करना पड़ता है घर का। मतलब बात करते हैं पूर्वाधिकार अंश यानी कि अधिमान अंश के बारे में। तो अधिमान अंश वे अंश होते हैं जिनको सर्वप्रथम पूंजी प्राप्त करने का अधिकार, सर्वप्रथम लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। सर्वप्रथम लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, करने का अधिकार होता है। सर्वप्रथम लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। इनके लाभांश की दर फिक्स होती है। लाभांश की दर यानी कि रेट जो है, डिविडेंड, लाभांश की दर फिक्स होती है, होती है। सर्वप्रथम इनको लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। इनके लाभांश की दर फिक्स होती है, यानी कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का जो भी हिस्सा, यानी लाभ का छोटा छोटा जो हिस्सा होता है उनको लाभांश यानी कि डिविडेंड्स बोलते हैं। लाभांश की दर से क्या होती है? फिक्स होती है, कहने का मतलब उसी दर से दिया जाता है। और कंपनी का मान जब समापन होता है तो सर्वप्रथम पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होता है। सर्वप्रथम पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होता है। सर्वप्रथम पूंजी प्राप्त करने का अधिकार, पूंजी प्राप्त करने का अधिकार। अब जमाई है तो देखो इनको जमाई की तरफ डरना पड़ेगा, खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। लाभांश सबसे पहले दिया जाएगा, पूंजी भी प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये कंपनी का असली मालिक है, ये कंपनी को जो है वो असली मालिक है, असली मालिक है। इसलिए कंपनी की वार्षिक सभा में भाग लेने का अधिकार होता है। वार्षिक सभा में भाग लेने का अधिकार, परिवार का मेन सदस्य है मालिक। लाभांश इनके बाद मिलता है इनको, पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश बढ़ जाएगा। यानी कि मान लो कि जमाइयों के लिए हमने खाना बनाया है, स्पेशल डाइट्स बनाई है उसके लिए, तो पहले जमाई खाएंगे, उसके बाद का बचेगा तो परिवार वाला खाएगा, यानी कि जो मेन जो है उसके ससुराल वाला वो खाएंगे। उसी प्रकार से अगर लाभांश बचेगा तो इनको मिलेगा, यानी कि अधिमान अंशों को लाभांश बढ़ जाने के पश्चात इनको लाभांश मिलेगा। अधिमान अंशों, अंशधारियों को लाभांश बढ़ जाने के बाद, अंशधारियों को लाभांश बढ़ जाने के पश्चात इनको लाभांश दिया जाएगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर पूंजी भी इनको जो है वो सबसे अंत में मिलेगी, अंत में प्राप्त करने का अधिकार, अंत में प्राप्त करने का अधिकार पूंजी, यानी कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी प्राप्त होने के बाद इनको पूंजी मिलेगी, यानी कि इनको पहले प्राप्त करने का अधिकार वार्षिक सभा में, यानी कि मताधिकार, मत देने का अधिकार होता है इनको नहीं होता, इनको मत देने का अधिकार नहीं है, मताधिकार नहीं देते हैं, क्रॉस लगा रहा हूं मैं। ठीक है, वार्षिक सभा में भाग यानी एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग में भाग लेने का अधिकार भी इनको नहीं होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखेंगे इस बात को कि पूर्वाधिकार अंशधारी वे अंशधारी होते हैं जिनको सर्वप्रथम लाभांश दिया जाता है। इनके लाभांश की दर फिक्स होती है। कंपनी के समापन को इनको पूंजी प्राप्त करने का अधिकार सर्वप्रथम होता है। ठीक है, इनको कंपनी की वार्षिक सभा में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, मत देने का भी अधिकार इनको नहीं होता है।
क्षमता अंशधारी जो कि पूर्वाधिकार अंशधारी नहीं है, ये असली मालिक होते हैं, इनको वार्षिक सभा में भाग लेने का अधिकार होता है। अधिमान अंशधारियों को लाभांश बढ़ जाने के पश्चात इनको लाभांश दिया जाता है और लास्ट में पूंजी भी जो है इनको अधिमान अंशधारियों को पूंजी प्राप्त होने के बाद इनको पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होता है और मत देने का इनको अधिकार होता है, असली मालिक होते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है तो अपने को ध्यान में होना चाहिए। फिर प्रश्न बहुत से बनते हैं, जैसे देखा जाए तो पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार के बारे में प्रश्न आता है, तो उसके बारे में हम शॉर्ट में बात करते हैं पूर्वाधिकार अंशों के बारे में। प्रश्न है पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। अब मैं परिभाषा नहीं लिखूंगा, आपको समझाऊंगा केवल। सबसे पहले है संचयी व असंचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी व असंचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी अधिमान अंश या पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनको एक बार लाभांश बढ़ जाने के पश्चात पुनः प्राप्त करने का अधिकार होता है। संचयी अधिमान अंश वे अधिमान अंश होते हैं जिनको हानि होने की दशा में, अगर कंपनी को कोई हानि होती है तो उनका लाभांश जो है वो इकट्ठा होता है, और जिस साल कंपनी को लाभांश मिलेगा, जिस साल कंपनी को प्रॉफिट होगा उस साल उनको सभी प्रकार का जो इकट्ठा हुआ लाभांश जो है उनको मिल जाएगा। असंचय में क्या होता है, इकट्ठा नहीं होता है। एक बार लाभांश हानि होगी कंपनी को तो उस साल का लाभांश जो है वो इकट्ठा नहीं होगा। संचयी अधिमान अंश वे अंश होते हैं इनका लाभांश जो है वो हानि होने की दशा में इकट्ठा होता है, इनका लाभांश। असंचयी अधिमान अंश वे अंश होते हैं जिनका लाभांश हानि होने की दशा में इकट्ठा नहीं होता है, एकत्रित नहीं होता है। इसका ध्यान रखेंगे मेरे। फिर प्रश्न है अगला जो है वो भागीदारी और गैर भागीदारी। भागीदारी एवं गैर भागीदारी। भागीदारी और गैर भागीदारी। भागीदारी में क्या होता है कि एक बार लाभांश बढ़ गया तो उसके बाद पुनः प्राप्त करने का अधिकार होता है। कंपनी को अतिरिक्त प्रॉफिट होगा और भी बचा हुआ प्रॉफिट है, तो एक बार तो प्रॉफिट मिल गया इनको, ठीक है, दूसरी बार भी इनको प्राप्त करने का अधिकार होता है। इनको ये होता है कि गैर भागीदारी का मतलब अनावश्यक भागी। इसका मतलब ये होता है कि एक बार लाभांश बढ़ गया तो उसके बाद पुनः लाभांश प्राप्त करने का अधिकार इनको नहीं होता है, ये गैर भागीदारी। भागीदारी अधिमान अंश वे अंश होते हैं जिनको एक बार लाभांश बढ़ जाने के पश्चात पुनः लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, और गैर भागीदारी अधिमान अंश वे अंश होते हैं जिनको एक बार लाभांश बढ़ जाने के पश्चात पुनः लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। फिर तीसरा पॉइंट जो आता है परिवर्तनीय व अपरिवर्तनीय। परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय अधिमान अंश, पूर्वाधिकार अंश, दोनों एक ही है, ध्यान में रखना, कंफ्यूजन नहीं हो। परिवर्तनीय अधिमान अंश वे अंश है जिनको एक टाइमिंग पीरियड के बाद, एक निश्चित समय के बाद क्षमता अंशों में क्या किया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है। अपरिवर्तनीय अधिमान अंश वे अंश होते हैं जिनको जो है वो क्षमता अंशों में परिवर्तन नहीं किया जाता है। फिर एक लास्ट जो है वो शोधनीय अधिमान अंश, शोधनीय व अशोधनीय अधिमान अंश। अशोधनीय अधिमान अंश। शोधनीय अधिमान अंश वे अंश होते हैं जिनको कंपनी के जीवन काल में कभी भी भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है। कंपनी के जीवन काल में कभी भी भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है। अशोधनीय अधिमान अंश वे अंश होते हैं जिनको कंपनी के समापन पर, यानी कंपनी के जीवन काल के अंत में जो है उनको भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है। ये कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, कंपनी के जीवन काल में कभी भी भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, अपनी पूंजी को प्राप्त कर सकते हैं। अशोधनीय अधिमान अंश कंपनी के समापन पर या कंपनी के अंत पर जो है उसका भुगतान होता है। भारत के अंदर अशोधनीय अधिमान अंश जारी नहीं किए जाते, इसका पूरा ध्यान रखना। तो ये थे हमारे पूर्वाधिकार अंशधारी या अधिमान अंशधारियों के प्रकार, इसको अपने को ध्यान में रखना। यहाँ से अगर प्रश्न बन जाए तो अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, इसके बाद का टॉपिक जो है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।